Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Naveed Sabri here. Students, आज 25th of March 2024 मंडे के डॉन एडिटोरियल्स पे हम बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें एक तो आपको पता है कि हम एक्टिविटी जो एंड पे किया करते हैं वो ये कि फर्स्ट कमेंट में आपको कुछ ब्लैंक्स मिलती हैं, उन ब्लैंक्स को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और इसके साथ में राइटिंग बूस्टर्स के नाम से एक इसमें काम कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है जो भी लोग ये पढ़ते हैं या मेरा लेक्चर सुनते हैं वो नॉर्मली competitive एग्जाम्स के स्टूडेंट्स होते हैं, या अगर नहीं भी होते तो उनको कहीं ना कहीं राइटिंग करनी पड़ सकती है, इंग्लिश राइटिंग, सेल्फ राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रेस राइटिंग वगैरह वगैरह। तो उनके लिए मैं साथ साथ बताऊंगा कुछ अच्छी टर्म्स, ऐसी लैंग्वेज की टर्म्स, कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे इसमें, कुछ ऐसे फ्रेजेस आएंगे, कुछ इडियम्स ऐसे आएंगे कि जिनको आप अपनी राइटिंग में अगर यूज करते हैं तो आप बहुत अच्छी राइटिंग अपनी बना सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप ये लेक्चर एंड तक सुनें, और फिर वो जो टर्म्स मैं बताता हूँ उन टर्म्स के बारे में आप अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लें, ताकि जब आपने यूज करना हो उन टर्म्स को तो आप अच्छी तरह से कर सकें। तो सबसे पहला एडिटोरियल है इसमें, स्मॉग कंट्री। स्मॉग, जैसा कि आपको पता है कि स्मॉग एक वर्ड है जो कि स्मोक और फॉग को कंबाइन करके बना है। इंग्लिश में और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इस तरह से वर्ड्स को इकट्ठा करके एक सिंगल वर्ड बनाने से बनते हैं। इसको कॉइनेज का तरीका कहा जाता है कि ये हम एक नया वर्ड बना देते हैं। ठीक है। ब्लेंडिंग बेसिकली इसका टेक्निकल नेम है। ब्लेंडिंग है कि स्मॉग प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग, यानी कि उसके एक का, स्मोक का आखिरी वाला कुछ पार्ट और फॉग का पहले वाला कुछ पार्ट खत्म कर दिया, और जो उसका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड का लास्ट पार्ट दोनों को मिला के एक नया वर्ड बना दिया, स्मॉग। ठीक है। तो ये स्मॉग का वर्ड शायद आपने आज से चंद साल पहले, कोई 8-10 साल पहले सुना भी शायद ना हो। ठीक है। और लैंग्वेज में आपको बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होता था। ये यूज अभी होना शुरू हुआ है कुछ 7-8 साल से, जब ये 2015 16 से 17 से, जब से ये पाकिस्तान में स्मोक का इशू बहुत ज्यादा आना शुरू हुआ। तो इसके हवाले से ये एडिटोरियल हमारे डॉन के एडिटर ने लिखा कि स्मॉग कंट्री, पाकिस्तान एक स्मॉग कंट्री कहा जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया का सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया गया है, और सिर्फ बांग्लादेश है जो हमसे आगे है। बाकी सब जो है वो 2023 के डेटा की बेस पे दुनिया में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने पाकिस्तान को सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड करार दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है। और साथ कुछ थोड़ी सी टेक्निकल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको भी समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है कि ये PM 2.5 कंसंट्रेशन, ये 2.5 कंसंट्रेशन है किस चीज के ऊपर? 73.7 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बेसिकली 70 73.7 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर असल में ये एक कंसंट्रेशन बता रहा है, एक थिकनेस बता रहा है कि पार्टिकल्स की थिकनेस क्या है, कि एक क्यूबिक मीटर में 73.7 माइक्रोग्राम मटेरियल या मादा जो है वो कंसंट्रेट होके एक क्यूबिक मीटर के अंदर कंडेंस हो गया है। ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है
कि ये मिकदार अगर 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ऊपर जाती है तो ये हैजार्डस हो जाती है और ये इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाती है। और ज़रा गौर करें कि कहाँ 5 और कहाँ 73.7, यानी कि कोई 14 गुना ज़्यादा पोल्यूशन पे हम इस वक़्त खड़े हैं, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बहुत अलार्मिंग है। यानी कि अगर 5 से भी थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाए तो वो अलार्मिंग हो जाती है। हम डबल ट्रिपल करते-करते कहाँ 14 गुना के ऊपर खड़े हैं और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें इसको बहुत क्लोज़ली मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है? और इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हैं वो 2 एंड अ हाफ माइक्रोन और लेस इन विड्थ वाले पार्टिकल्स, उनके साथ हम सांस ले रहे हैं, ठीक है? और वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, जरा गौर करें इस बात को, कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस के साथ वो अंदर जाते हैं। तो हमारा जो एक नेचुरल, इंसानों का जो एक नेचुरल जो एक फिल्टरिंग सिस्टम होता है, कि ब्लड स्ट्रीम से पहले फिल्टर किया जाता है ताकि उन पार्टिकल्स को रोक लिया जाए और फिर जब हम एक्सहेल करें, बाहर अपनी सांस ले आए, तो उस हवा के साथ वो बाहर आ जाए पार्टिकल, वो सारे का सारा सिस्टम इसको फिल्टर ही नहीं करता और वो सीधे जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है? और फिर वो लंग्स में चले जाते हैं, मतलब ये लंग्स में जा सकते हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। और ब्लड स्ट्रीम का मतलब कि हमारे खून का हिस्सा बन जाते हैं ये। और जब हमारे खून का हिस्सा बनेंगे तो हमारी पूरी बॉडी में ये जा सकते हैं। इनसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकती हैं, हमारे सांस लेने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, उनकी बीमारियां, हार्ट की डिजीजेस, क्योंकि जाहिर है कि ये ब्लड हार्ट में भी जाएगा, हार्ट ने इसको पंप करना है, तो वहां पे ये रुकेगा और ब्लॉकेज क्रिएट करेगा और हार्ट की प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। फिर स्ट्रोक्स भी होते हैं, स्ट्रोक्स इसके होंगे, ब्लड आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है? और इसी तरह से ब्लॉकेज हो सकती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में और बॉडी ऑर्गन्स में। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और इससे आगे फिर क्या-क्या इसके असरात हो सकते हैं? मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डायबिटीज है, इनफर्टिलिटी है, टीबी हो सकती है, फिर उसके बाद इनफर्टिलिटी, शुगर हो सकती है, ठीक है? मेंटल हेल्थ इश्यूज का मतलब कि वो स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वाले इश्यूज हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि इंसान आगे अगली नई नस्ल पैदा करने के काबिल ही नहीं रहता, ठीक है? तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों पे ये अफेक्ट इस तरह से करते हैं कि उनकी जो नफ्सियाती नशो-नुमा होती है, जो उनके दिमाग ने नई स्टेजेस पे जाना होता है और नेक्स्ट स्टेजेस पे ट्रेनिंग लेनी होती है और नेक्स्ट स्टेजेस के लिए अपने आप को रेडी करना होता है लाइफ में, वो तो बच्चों का दिमाग छोटा रह जाता है। ये भी इस तरह से इसके असरात हो सकते हैं। और पाकिस्तानी जो बहुत सारे जो सिटीज हैं, मतलब वो कहते हैं कि ये ओवरऑल तो 14 टाइम्स हायर हम खड़े हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो अलार्मिंग सिचुएशन है उससे 14 गुना ज्यादा हमारे माहौल में पोल्यूशन है। लेकिन वो तो कई जगहों पे है। लेकिन ये कहता है, हमारा न्यूज़पेपर कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि पाकिस्तान के जो सारे सिटीज हैं वो और नहीं तो 6 टाइम्स ज्यादा लेवल के ऊपर तो सारे ही स्टैंड करते हैं। 14 टाइम्स तो हाईएस्ट है ना, लेकिन 6 टाइम्स पाकिस्तान के जितने भी सिटीज हैं वो सारे 6 गुना ज्यादा के ऊपर तो स्टैंड करते हैं इस एयर क्वालिटी के हवाले से। तो इसलिए ये भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि कोई छोटे बड़े शहर, ऐसा नहीं है कि कुछ शहर इससे बचे हुए हैं, सारे शहर इसके अंदर हैं। और जो छोटे हैं वो जरा कम अफेक्टेड होंगे, लेकिन हर सिटी जो है कम से कम 6 गुना ज्यादा तो अफेक्टेड है। तो इसलिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब जरा गौर करें, मैं थोड़ा सा ना आपको राइटिंग स्किल्स के हवाले से भी इसमें बताता जाता हूँ कि देखिए राइटर ने कैसे इसमें अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश की है,
कि ये वो पहले वाला पैराग्राफ है जिसमें राइटर ने एक अलार्मिंग सिचुएशन और एक प्रॉब्लम हमारे सामने पेश की है, और प्रॉब्लम उसने हमें बड़े उस तरह से इंटेंसिटी के साथ बताई है जिस तरह से वो प्रॉब्लम मौजूद है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम बताई गई, अब उसकी कॉजेज हैं। ये वाला पैराग्राफ उसकी कॉजेज पे आएगा, ठीक है? और जो लास्ट पैराग्राफ है वो उसके सॉल्यूशन पे आएगा कि अब उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड पैराग्राफ में बताया गया कि कॉजेज इसकी क्या-क्या हैं। तो याद रखें, इसकी जो कॉजेज हैं वो एग्रीकल्चर साइड से भी आती हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, इंडस्ट्रियल मिशंस हैं, व्हीकलर पॉपुलेशन है, जो गाड़ियों से धुआं वगैरह या पॉपुलेशन निकलती है, फिर उसके बाद हमारी जो जियोग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशंस हैं, वो भी, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये हमारी जो कंडीशंस हैं, ये भी इसकी रीजन बनती हैं, ठीक है? और फिर इस तरह से, और फिर ये कि स्पेसिफिकली जो विंटर टेम्परेचर इन्वर्जन्स हैं, ये विंटर टेम्परेचर इन्वर्जन्स इन पंजाब और कंबाइंड विद emissions from crop burning and industry। जरा इस पे गौर करना है कि ये कंबाइन कैसे होती हैं चीजें, और कंबाइन होके एक नई चीज कैसे प्रॉब्लम हमारे लिए बनती है। कि विंटर टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब है कि जब विंटर आ रहा होता है या विंटर जा रहा होता है, ये मौसम होता है दरमियाना मौसम, ठीक है? जब विंटर आ रहा होता है तो भी दरमियाना मौसम, और जब विंटर जा रहा होता है तो भी दरमियाना मौसम। तो इस दरमियाने मौसम में हमें क्रॉप्स की बर्निंग, जैसा कि कपास की जो छड़ियां वगैरह हैं उनकी बर्निंग जो है वो देहाती इलाकों में, मतलब जो कि कपास वगैरह उगाई जाती है, उसको रुई अलग करके उसको जब वो सिर्फ लकड़ियां रह जाती हैं, छड़ियां रह जाती हैं, तो फिर उनको आग लगा दी जाती है। ये काम हमारे यहाँ अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होता है, ठीक है? और दूसरी तरफ जो गंदम है वो हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है, तो उसके बाद गंदम की फसलों को भी आग लगा दी जाती है। तो ये जो फसलों को आग लगा देना ज़रूरी प्रैक्टिसेस में, ये विंटर के टेम्परेचर के साथ जब मिक्स होता है, ये धुआं और ये स्मॉग और ये सब कुछ, तो ये फिर ये सारी पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है? और फिर साथ साथ जो है वो ईंटों के भट्टे जो हैं उनसे तो लगातार धुआं निकलता रहता है, वो भी ये सारा काम करते हैं। और ईंटों के भट्टे तो होते भी ज्यादातर शहरी इलाकों के बहुत करीब के एरियाज में हैं, और उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई उनको वो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। तो ये सारी इसकी कॉजेज हैं। और आगे, हालांकि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उनके बहुत सारे इकदामात गवर्नमेंट करती है कि क्रॉप्स की बर्निंग ना हो। इकदामात का मतलब कि इंस्ट्रक्शंस इशू करती है गवर्नमेंट, ठीक है? लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करती है गवर्नमेंट, जो है वो लोगों के लिए शहरों में, बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अरेंज करती है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, फिर भी मामलात डिटीरियरेट हो रहे हैं, फिर भी मामलात बिगड़ रहे हैं। तो उन मामलात को बिगड़ने से बचाना चाहिए, क्योंकि टाइम क्वाइट लिटरली इज रनिंग शॉर्ट। टाइम जो है वो हमारे हाथ से निकल रहा है, हमें इस टाइम को बचाना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा कोई मुकाम ना आ जाए कि हमारी एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट हो जाए, यहाँ पे हमारे यहाँ जिंदगी जो है वो गुजारना मुश्किल हो जाए, ठीक है? और फिर यही नहीं, हमारे यहाँ जो 4.5 साल 5 साल जो है वो वैसे ही इस स्मॉग की वजह से, ये भी एक रिसर्च है कि 4.5 5 साल हमारी एज ओवरऑल कम हो गई है, बल्कि ये लिखा हुआ है 4.4 years फ्रॉम द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये जो 4.5 साल पाकिस्तान एवरेज पाकिस्तानी की एज जो है वो इस वजह से कम हो गई है, ये कहीं और कम ना हो जाए। और जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी, ठीक है? तो इसलिए इस पे काम करना चाहिए और इन कॉजेज को रिमूव करना चाहिए। और आगे सोल्यूशन में आता है जब,
राइटर तो राइटर कहता है कि हमें इस पूरे सिस्टम को जो है ना एक एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को ओवरहॉल करना चाहिए, ठीक है? और हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। हमें ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए कि लोग ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। फिर उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने की है कि सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशंस बना देना, लॉज बना देना ये काफ़ी नहीं है, ठीक है? बल्कि उनकी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। इन्फोर्समेंट असल चीज़ है, उनकी उनकी उनको नाफिज होना चाहिए और बगैर किसी लगी लिपटी के, बगैर किसी इस चीज़ के कि जी कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता है कि किसी भी किस्म का प्रेशर आता है, इस चीज़ को छोड़े, इस चीज़ को साइड पे रख के उन्हें अपनी कैपेसिटी फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग एयर क्वालिटी ये इम्प्रूव करनी चाहिए और लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या है, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस का मतलब ये है कि लोगों को जो है ना वो अवेयर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह से वो जो खुद ज़ाती तौर पर कोशिश कर सकते हैं कि उनकी तरफ से पोल्यूशन कम हो हाउस होल्ड में, किस तरह से वो अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं कि कम पोल्यूशन वो क्रिएट करें। फिर व्हीकल्स ऐसे होने चाहिए कि जो उनके ऊपर स्मोक चेक्स होने चाहिए। गाड़ियां जो रोड पे चलती हैं उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद ये है कि यही नहीं, वो कहते हैं कि फिर नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनके साथ भी हमें मिल के स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि उनकी तरफ से पैदा की गई पोल्यूशन का असर भी किसी न किसी हद तक पाकिस्तान तक आ सकता है। लेकिन जाहिर है ये तो बाद की बात है, पहले हमें इंटरनल लेवल पे तो चीज़ों को ठीक करना चाहिए। और पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो उसको मजीद कम होने से बचाना चाहिए, और पाकिस्तान के माहौल को बेहतर बनाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारा फर्स्ट एडिटोरियल की समरी। अच्छा, अब इसमें राइटिंग बूस्टर्स के नाम से मैंने नंबर वन तो ये कि टाइम इज रनिंग आउट। टाइम इज रनिंग आउट, क्वाइट क्वाइट लिटरली को आप छोड़ भी दें तो टाइम इज रनिंग आउट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अपने किसी भी ऐसे वगैरह में कि जो काम जो जब टाइम कम हो रहा है, हमारे पास फ्यूचर में टाइम कम है तो हम ये यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जी राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन का मतलब ये है कि अपने आप को किसी भी स्टैंडर्ड पे लेके आना। एक इडियम होता है इक्वल टू द ओकेजन। इक्वल टू द ओकेजन का मतलब है कि जो बंदा किसी भी मुकाम पे पहले से मौजूद है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया और उसने भी आगे से उसको डिफेंड भी किया और उसी तरह का अटैक आगे किया, तो इसका मतलब जो दूसरा बंदा है वो इक्वल टू द ओकेजन है। वो इक्वल टू द ओकेजन है। लेकिन यहाँ उस इडियम को थोड़ा सा चेंज किया हमारे राइटर ने, राइज टू द ओकेजन। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट अभी तक तो उसके मुताबिक स्टेप्स नहीं ले रही, लेकिन गवर्नमेंट को ऊपर आना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने आप को राइज करके उस ओकेजन का मुकाबला करना चाहिए। कौन सा? जो ये पोल्यूशन वाली सूरत हाल हमारे सामने बनी हुई है। तो इस तरह से ये दो राइटिंग बूस्टर्स हैं जिनको आप अपने पास नोट कर सकते हैं और इनको अपनी राइटिंग्स में यूज कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कमेंट्स में अगर आप इन फ्रेजेस को यूज करके कुछ सेंटेंसेस बना के भेजते हैं तो मैं उनके ऊपर भी अपना जो है ना वो आंसर दे दूंगा, अपने कमेंट दे दूंगा। तो कमेंट्स में आप इनके सेंटेंसेस बना के भी लिख सकते हैं। अच्छा, आगे सेकंड आते हैं जी, टैक्सिंग ट्रेडर्स। टैक्सिंग ट्रेडर्स का मतलब है कि जो ताजिर लोग हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, छोटी शॉप्स वाले, बड़ी शॉप्स वाले, बहुत बड़ी शॉप्स वाले, उनके ऊपर टैक्स लगाना, इसके ऊपर ये वाला एडिटोरियल है। और अब बात ये है कि अगर हमें थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बताऊं तो पाकिस्तान में जो ताजिर तबका है, अगर मैं पिछले आपको
कोई 35 इयर्स की मैं बात आपको बताऊं या 40 इयर्स की कह लें, 40 टू 35 इयर्स की बात आपको बताऊं, तो ये वो टाइम है कि जब से पीएमएलएन मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सियासत में आई। आज से 40 साल पहले तकरीबन बाकायदा सियासत में आई, नवाज शरीफ साहब सियासत में आए। तो उन्होंने आके ताजर तबका को, क्योंकि खुद भी वो ताजर थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट में आके, पावर कॉरिडोर्स में आके उन्होंने इस तरह के रिलीफ्स अपने लिए लिए जो कि ताजरों को सूट करते थे, और फिर वही जो अपने करीबी ताजर थे तो वो उसके उनको भी वो दिए। अच्छा, अब जब उन्होंने ये किया तो फिर जो ताजर तबका था वो उनके ज्यादा करीब आ गया, उनका एक तरह से वोट बैंक बन गया। अब उनको फिर जो उनका वोट बैंक बन गया था, तो उस ताजर तबके को फैसिलिटेट करना पूरे मुल्क की बात है, स्पेशली बड़े सिटीज में। ठीक है, लाहौर, कराची, पिंडी, पेशावर, मतलब सारे जो बड़े सिटीज के ताजर हैं उनकी बात हो रही है कि उनको फैसिलिटेट करना उनकी मजबूरी बन गया था। इसलिए फिर उनको फैसिलिटेट करने के लिए जब भी ये पीएमएल एन की गवर्नमेंट आती थी, ताजर जो हैं वो बड़े फैसिलिटेट होते थे और उनसे टैक्स के हवाले से कोई बात कभी की नहीं जाती थी। ठीक है। अच्छा, जब दूसरी तरफ कोई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती थी या मुशर्रफ का दौर रहा, उन्होंने भी इसलिए नहीं छेड़ा कि ये, अगर हम इनको छेड़ेंगे और इन पे टैक्स लगाएंगे तो ये पीएमएलएन के और करीब हो जाएंगे, और पीएमएलएन के अंदर ये सलाहियत तो थी कि वो कोई एजिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्राइक्स हो सकती हैं, हड़तालें हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से वो भी इस पे कोई एक्शन नहीं लेते थे। ठीक है। पीटीआई की गवर्नमेंट भी आई, उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा काम करना शुरू किया इस पे, लेकिन जाहिर है कि वो अपना काम पूरा नहीं कर सके। तो मतलब ये है कि ट्रेडर्स जो ताजर हैं, छोटे या बड़े शॉपकीपर्स, दुकानदार, ताजर, उनके ऊपर कभी भी प्रॉपर टैक्स नहीं लगाया जा सका। ठीक है। तो इसलिए इसलिए अब जो है वो ताजरों के ऊपर टैक्स लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है। स्लिपरी ट्रेड सेक्टर, स्लिपरी ट्रेड सेक्टर क्यों कहा गया? क्योंकि क्योंकि ट्रेड सेक्टर यानी कि ताजर तबका जो है वो हर दफा ही स्लिप हो जाता था और टैक्स नेट में नहीं आ पाता था। तो इसलिए अब राइटर कहता है कि क्या वाकई गवर्नमेंट ये कर पाएगी? ये हम अब देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है कि वो ताजरों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, कि क्या गवर्नमेंट वाकई ये कर पाएगी। तो वो कहते हैं कि क्वेश्चन तो सबसे बड़ा यही है कि पहले इससे पहले कभी भी ये किया जा नहीं सका। ठीक है। और जो पहले से ही टैक्स नेट में है, यानी कि सैलरीड क्लास, तनख्वाहदार तबका, जिनका टैक्स बेचारों का एट सोर्स ही कट जाता है। एट सोर्स का मतलब क्या है कि जब उनको सैलरी मिलती है तो टैक्स कट के ही सैलरी मिलती है। वो है तबका जो सबसे बड़ा टैक्स देने वाला तबका है, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है, उनको तो मिलती ही टैक्स कटने के बाद तनख्वाह है। ठीक है। तो इसलिए वो उन्हीं के ऊपर बोझ जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, और अब वो तबका भी इस पॉइंट तक पहुंच गया है कि अब वो अब मजीद प्रेशर बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ठीक है। तो मतलब जरा इसके इसमें जो बताया गया है कि सैलरीड क्लास ने पिछला जो माली साल गुजरा है, फाइनेंशियल ईयर, उसमें सैलरीड क्लास ने 217 अरब रुपया टैक्स दिया है। और ये जो ताजर तबका है इन्होंने सिर्फ 11.2, कहाँ 217 और कहाँ सिर्फ 11.2 बिलियन रुपीस टैक्स इन्होंने दिया है। तो कितना फर्क है। मतलब यहाँ पे ये बात हमारे सामने आती है कई दफा कि मतलब फैक्ट्री ओनर का मुलाजिम टैक्स दे रहा है, फैक्ट्री ओनर खुद टैक्स नहीं दे रहा। हालांकि फैक्ट्री ओनर और जो बिजनेस तबका है उससे टैक्स का कई गुना ज्यादा टैक्स उसमें उससे आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा। और ये जो मैंने आपको रीजन बताई है, हिस्टोरिकल रीजन, ये सारी इसके पीछे है कि किसी ने सही तरह, किसी गवर्नमेंट ने इनके ऊपर हाथ ही नहीं डाला। और जो तनख्वाहदार तबका है वो हमेशा से पिसता रहा है, बेशक वो गवर्नमेंट के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं या प्राइवेट तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। स्पेशली प्राइवेट तनख्वाहदार मुलाजिम ये हमेशा पिसते रहे हैं और टैक्स देते रहे हैं।
तो इसलिए अब चूँकि बहुत ज़्यादा महँगाई हो गई, इतने सारे मामलात इस तरह से आगे चले गए कि लोगों की परचेज़िंग पावर वैसे ही कम हो गई है और मज़ीद टैक्स सैलरीड तबके के ऊपर ही लगाना ये मुमकिन ही नहीं रहा कि वो बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत हैवी परसेंटेज अपनी इनकम का टैक्स में दे रहे हैं। तो इसलिए फिर ताजर तबके पे टैक्स लगाना तो हो गया है ज़रूरी। अच्छा, अब आगे जब हम देखते हैं, तो आगे देखते हैं कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं, वो मैंने आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री चूँकि बता दी, तो इसलिए आपको आइडिया हो गया होगा कि जो हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, जो पिछली एक से एक करके गवर्नमेंट आती रही, जाती रही, उन्होंने इनएक्सक्यूज़िवली लैक्स टैक्स, मतलब उन्होंने नाकाबिले मुआफ़ी हद तक जो है वो टैक्स को लैक्स एटीट्यूड, उनका जो एक नाकाबिले मुआफ़ी जो उनका एक लैक्स एटीट्यूड था, एक ऐसा रवैया था जो कि वो मुआफ़ करने वाला था, या कह लें कि अवॉइड करने वाला रवैया था, ताजरों से अवॉइड करने वाला रवैया कि इनको बचाया जाए टैक्स से, ताजरों को। बताया ना मैंने आपको कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट क्या करती थी और वो सारा। तो वो जो है, वो तबका जो है ना, वो अब वो उन्होंने सक्सेसिव गवर्नमेंट ने ये किया, तो ज़ाहिर है कि वो तबका हर दफ़ा बचता रहा, ताजर तबका। तो अब गवर्नमेंट के पास फ्यू ऑप्शंस रह गए हैं, फ्यू ऑप्शंस, मतलब अब कोई ऑप्शन रह ही नहीं गया। यहाँ पे मैं ग्रामर का भी पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, ग्रामर का भी पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि फ्यू जब यूज किया जाएगा किसी भी काउंटेबल नाउन के लिए, तो उसका मतलब होगा नो। और अगर यहाँ पे अ फ्यू यूज कर दिया जाता ना, अ फ्यू, तो इसका मतलब था सम, कुछ। तो इसका मतलब है फ्यू का मतलब होता है नो, और अ फ्यू का मतलब होता है, अ फ्यू का मतलब होता है नट सम। तो यहाँ सम नहीं कहा गया, यहाँ का कहा गया है कि नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन बची ही नहीं है कि अब ताजरों पे टैक्स ना लगाया जाए। और इसको हमारा एक इदारा है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, SIFC, वो इसको मॉनिटर करेगा और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम जो है वो ताजरों के लिए लाई जाएगी। ठीक हो गया? तो इसके लिए वो कहते हैं कि अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है इसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट इसके अलावा जो है, गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं है कि वो इस अनलाइकली टू बी एन इजी ट्रांजिशन गवर्नमेंट के पास चारा नहीं है कि वो ये काम से अवॉइड करे, और दूसरी तरफ ताजर तबका टैक्स देने का आदी नहीं है। तो इसलिए ये वाली जो ट्रांजिशन है, ये जो एक चेंज लानी है सोसाइटी में, ये आसान बिल्कुल नहीं है, ये मुश्किल है। उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आएगी और एक कंसिडरेबल ट्रबल जो है वो पैदा कर हो सकती है, और वो पैदा करने के काबिल है ताजर तबका। तो इसलिए अब क्या होना चाहिए? क्या ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा टफ होगी? यस, कहता है कि इस दफा ये रेजिस्टेंस और भी टफ होगी, इस दफा ये रेजिस्टेंस और भी टफ होगी। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी है कि ताजर तबका भी तो परेशान है। महंगाई इतनी है कि ताजर तबका खुद भी परेशान है। तो इसलिए अब अगर उनको टैक्स नेट, जब वो खुशहाल थे तो उस वक्त उन पे टैक्स लगाना आसान था। अब तो वो बाकियों की तरह खुद भी परेशान है कि चूंकि जिन लोगों ने उनसे चीजें खरीदने आनी हैं, उनके पास पैसे कम हैं, तो ताजर तबके की भी सेल कम हो रही है। सेल कम है तो उनकी इनकम कम है। अब इनकम कम है तो उनको मजीद टैक्स के नेट में लाया जाएगा, तो वो उनके लिए मजीद तंगी का बायस होगा। तो यस, इसलिए अब इसमें और ज्यादा रेजिस्टेंस आने का चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। तो इसलिए अब देखें कि क्या होता है, क्या ये गवर्नमेंट कर पाती है या नहीं कर पाती, या गवर्नमेंट फिर से जो ऑलरेडी टैक्स तबका है, यानी कि सैलरीड क्लास है, उस पर ज्यादा बर्डन डालती है। लेकिन अगर उस पर ज्यादा बर्डन डालेगी गवर्नमेंट, तो भी
ये कभी भी फिजिबल नहीं हो सकता, इसलिए गवर्नमेंट को दूसरे रेवेन्यूज ढूंढने हैं और किसी ना किसी तरीके से अपने जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाना है। अच्छा, अब इसमें डियर लिसनर्स, इसमें जो लैंग्वेज बूस्टर्स हैं वो जो यूज किए गए हैं वो है स्लिपरी। स्लिपरी का वर्ड स्लिपरी ट्रेड सेक्टर कहा गया है। स्लिपरी का मतलब है जो चीज स्लिप होकर साइड को निकल जाती है वो स्लिपरी है। और टैक्स नेट का मतलब होता है कि जो हमारा ओवरऑल जो एफबीआर टेस्ट टैक्स इकट्ठा करता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू, वो पूरे का पूरा जो लोग टैक्स देते हैं उसको टैक्स नेट कहा जाता है, जो टैक्स का दायरा कार है। ठीक है। उसके बाद फिर टू काओ, ये एक वर्ब के तौर पर, वैसे तो काओ आपको पता है क्या होता है, गाय, वो नाउन के तौर पर यूज होता है, लेकिन यहाँ देखें, लेट अस सी वेदर इट्स ओवरसाइट इज इनफ टू काओ द ट्रेड सेक्टर इनटू गेटिंग इन लाइन। काओ का मतलब होता है उसको उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल करके बांध देना। टू काओ का मतलब होता है बांध देना, उसको काबू कर लेना। तो क्या हमारा जो सिस्टम है वो इसको काबू करने के काबिल होगा या नहीं होगा? तो टू काओ को भी आप कहीं ना कहीं वर्ब के तौर पर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्टोपिया। डिस्टोपिया एक टर्म है जो कि साइकोलॉजी में भी यूज होती है। इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, दोजख नुमा जमीन। दोजख नुमा जमीन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे रहना इम्पॉसिबल हो जाए। तो ये डिस्टोपिया की टर्म यूज की है हमारे राइटर ने कि पाकिस्तान सैलरीड क्लास के लिए वो जगह बन चुका है कि जहां उनके लिए रहना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए फिर ये डिस्टोपिया का वर्ड भी आप कहीं ना कहीं अभी राइटिंग में यूज कर सकते हैं। टू रेक हैवक, टू रेक हैवक का मतलब होता है कोई भी तूफान बर्पा करना, कोई तबाही पैदा करना। ठीक है, कोई तबाही का बायस बनना। तो इसलिए फिर वो कोई भी जो है, अगर हम सैलरीड क्लास को ज्यादा फोकस करेंगे तो वो किसी तबाही का बायस हो सकता है, यानी कि वो कोई पॉलिटिकल सिस्टम सारे का सारा डिस्टर्ब हो सकता है कंट्री का। तो टू रेक हैवक भी आप अपने ईडीएम भी है, और ये कहीं ना कहीं आप जरूर यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स में। आप ये जो मैं राइटिंग बूस्टर्स के नाम से ये मैं आपको अब देना शुरू किया है मैंने मटेरियल, इसी में से ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और ज़रूर इसको अपनी राइटिंग में यूज़ करें। नंबर 3 पे चलते हैं जी। हमारे थर्ड वाला जो एडिटोरियल है वो है IH के पॉलिटिकल कर्व्स, यानी कि इंडियन हेल्ड कश्मीर पॉलिटिकल जो पाबंदियां जो लगाई जा रही हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो राइटर कहता है कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में 14 जमातों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। 14 पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है, जिसमें यासीन मलिक की जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF भी शामिल है, जिसमें कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग भी शामिल है, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग भी शामिल है। ठीक है। तो ये 2019 में भी ये पाबंदियां लगाई गई थी। ठीक है, उनके ऊपर बैन लगाया गया था। और ये मिस्टर मलिक जो है, यासीन मलिक, उसको उसको सजा उम्र कैद की जो है ना वो दी गई है। हालांकि वकील जो है वो प्रोसिक्यूशन के वो ये चाह रहे थे कि इसको जो है ना यासीन मलिक को डेथ सेंटेंस दे दी जाए, लेकिन वो डेथ सेंटेंस नहीं दी गई, बल्कि उसको उम्र कैद सुनाई गई है। तो बहरहाल वो एक बहुत अजीम कश्मीरी लीडर हैं। ठीक है। और ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये बहुत सारा सर नाइंसाफी है, गैर इंसानी सलूक है। किसी भी जमहूरियत में ये नहीं हो सकता और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। और 14 सियासी जमातों पर इकट्ठी पाबंदियां लगाई गई हैं। ठीक है। और इवन यहाँ तक कि वो लोग जो इंडियन साइड पे हैं, जो दिल्ली को, यानी कि मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जैसा कि महबूबा मुफ्ती है या उमर अब्दुल्ला है, इनके ऊपर भी पाबंदियां लगाई गई हैं और इनकी जमातों को भी
जो है ना वो एक टफ सिचुएशन का सामना है, ठीक है? तो कहते हैं कि आगे चल के राइटर कहता है कि इस तरह से जब आप एक पॉलिटिकल स्ट्रगल को, एक कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल को जब न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करेंगे ताकत के ज़ोर पे, तो ये क्या करेगा? ये बैकफ़ायर करेगा। ये वापस अपना असर छोड़ेगा और मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये सारी। जब भी कहीं मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ पे पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, तो ऑटोमैटिकली वो फिर आर्म्ड ग्रुप्स में तब्दील हो जाते हैं या वो तब्दील हो जाते हैं आर्म्ड ग्रुप्स ग्रुप्स में या फिर उनकी जगह पे लाइमलाइट में वो ग्रुप्स आ जाते हैं जो आर्म्ड होते हैं और उनको फिर डील करना मज़ीद मुश्किल होता है। तो इसलिए ये पाबंदियाँ कभी भी किसी भी तरह से ये ठीक नहीं है। होना ये चाहिए कि सस्टेन्ड पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए, एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए, पॉलिटिकल लेवल में उन लोगों से बात होनी चाहिए, उन लोगों से बात होनी चाहिए और बात करके उनके मसाइल का हल निकालना चाहिए, उनसे डायलॉग करना चाहिए, यही पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। लेकिन इंडिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। इंडिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, किसका? बातचीत का दरवाज़ा बंद कर दिया है, उन्होंने पॉलिटिकल ऑप्शन का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है। इससे कभी भी इंडिया पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है उनकी इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल जो है उस पे काबू नहीं पा सकता। ये इंडिया के अपने ही नुकसान में जाएगा लेकिन मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है वो चूंकि इसी मैंडेट के साथ आई थी तो इसलिए वो तो ये कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ इस थर्ड वाले में जो राइटिंग बूस्टर्स हैं वो एक तो ये ड्रैकोनियन मेयर्स का मतलब ये है कि जो ऐसे ही इकदामात जो कि बहुत ज्यादा जालिमाना इकदामात, ठीक है? ये भी आप वर्ड कहीं ना कहीं टर्म ये यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है जी रिसीव द रफ एंड ऑफ द स्टिक, ये ईडियम यूज हुआ है। रिसीव द रफ एंड ऑफ द स्टिक का मतलब क्या है कि मतलब स्टिक होती है ना कोई भी छड़ी, छड़ी का जो रफ एंड होता है, रफ एंड का मतलब जो खुरदरा हिस्सा होता है, ठीक है वो। तो कहते हैं कि रिसीव द रफ एंड ऑफ द स्टिक का मतलब ये एक ईडियम है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही सख्त सलूक का सामना करना जब पड़ता है तो हम ये ईडियम कहते हैं, यूज करते हैं। आप भी इसको यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, लाइकली टू बैकफायर का मतलब कि जो चीज जिस चीज का फायदा ना हो रहा हो और वो जरूर उसका जवाब आएगा तो हम कहते हैं लाइकली टू बैकफायर। जैसे ये पाकिस्तान में पीटीआई के ऊपर इतनी ज्यादा वो जो आजकल पाबंदियां और ये सब कुछ चल रहा है तो आप ये कहीं जिक्र करें तो आप इसमें लाइकली टू बैकफायर का वर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी है स्लैम द डोर शट। तो ये स्लैम द डोर शट जो है ये भी ईडीएम है। इसका मतलब है दरवाजा बंद करना, यानी कि कोई भी ऑप्शन खुली ना रखना कि जिसके थ्रू एक नेचुरल वे में चीजें चल सकें, उसको कहते हैं स्लैम द डोर शट। जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात का दरवाजा बंद कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई और इसके साथ ही मैं आपको जो है ना वो अब इस जो लेक्चर है इसके आप फर्स्ट कमेंट में देखेंगे तो मैंने आपको दिया हुआ है 5 क्वेश्चंस जिसके आपने आंसर्स अपना आई मीन ब्लैंक्स फिल करनी है, वो आप करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल। अल्लाह हाफिज।